नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे चुनावी दौर में नड्डा की सौगात की, उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी की, टनल हादसे में क्यों जान से ज्यादा सियासत जरूरी है, और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे पल पल की खबर। मगर सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी में हुए हादसे को लेकर। जिलाधिकारी अभिषेक रुहाला ने पत्रकारों से वार्ता की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र आसवाल। धाम को जोड़ने वाली और बेहतर की जो ये सुरंग सिलसिला बैंड पर जो बनाई जा रही है, ये लगभग 12 तारीख दीपावली से लगभग बंद है। मलबा आने के कारण इसमें 40 लोग अभी तक अंदर फंसे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा अभी तक लगातार और जो NDRF SDRF की जो टीम है लगातार इसको खोलने की प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है कि ये सभी फेल हुए हैं। और अभी वायुसेना द्वारा जो कल यहाँ पे जो मशीन मंगाई गई थी, उससे अब यहाँ पर काम स्टार्ट किया गया है। कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पे बाहर जो लेबर खड़ी है उनको आस जग रही है कि जल्द से जल्द इनके माध्यम से ये खोल दी जाएगी। और अभी लगभग 3 से 4 पाइप अभी जो यहाँ पे जो है वो अंदर डाल दिए गए हैं। और जल्द जो यहाँ पे जो मजदूर है उन्हें अब आस लग रही है कि जो अंदर हमारे जो साथी मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी से इंडिया वॉइस के लिए उपेंद्र आसवाल। उत्तरकाशी के हुए हादसे पर कमेटी के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। में टनल हादसे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी का गठन किया था और इसकी अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी कर रहे थे। और उन्होंने अपनी टीम के साथ जाकर वहां पर समीक्षा की और समीक्षा में उन्होंने जाना कि कई खामियां इस टनल में हैं और उन्होंने ये रिपोर्ट आज देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए सामने रखी। और उन्होंने कहा कि उनकी जो बात है, चर्चा है, वो कई वैज्ञानिकों और साथ साथ वहाँ के मौजूद इंजीनियर से हुई है। और उन्होंने कहा है कि जहाँ पर ये टनल बन रही है वो जियोलॉजिकल तौर पर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लैंडस्लाइड और जैसे भूस्खलन जैसे कई मामले सामने आते हैं, ऐसे में ये टनल सफल नहीं होने वाली। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। राष्ट्रपति से ये मांग की है कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए कि क्यों ये हादसा हुआ है और क्या ये टनल ठीक बन रही है या फिर जियोलॉजिकल तौर पर जो रिपोर्ट पेश की गई है केंद्र को वो ठीक है। अगर ये सब में खामियां पाई जाती है तो कार्रवाई करने की मांग की है अधिकारियों पर। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस के आरोप है राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर वो क्या सही साबित होते हैं। जो कंपनियों ने इस पे टनल बनाया है और जिसमें गुणवत्ता में जो कमी बताई है उन्होंने, क्या वो सच है। अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और या जो उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है वो राष्ट्रपति सुनकर उन्हें पूरी करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए जिस गति से काम हो रहा है उस पर प्रशासन संतुष्टि तो जाहिर कर रहा है, लेकिन 100 घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है और ऐसे में टनल के भीतर फंसे हुए 40 मजदूरों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। प्रशासन की कोशिश है, लगातार प्रयास है कि उन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। उसके लिए जो भी मशीन से वो वहां पर पहुंचा दी गई है और अब टनल के भीतर जो काम है उन ह्यूम स्वाइप को अंदर पहुंचाने का वो वहां पर शुरू होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से काम हो रहा है ऐसे में बीतता समय प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बन रहा है। जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनके लिए भी समय काटना दुश्वार बन रहा है। ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके और सकुशल बाहर आ सके। कैमरामैन नसुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस देहरादून। राजस्थान में बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जी हाँ, बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें जेपी नड्डा मौजूद है और जेपी नड्डा की मौजूदगी में ही ये मैनिफेस्टो जारी किया गया। इसी के साथ उन्होंने बोला है ये सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं है बल्कि ये हमारी सोच है, हमारा विचार है और इसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। बता दें कि इस मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए काफी योजनाएं निकाली गई है, किसान को भी प्राथमिकता दी गई है, अल्पसंख्यकों को भी आगे रखा गया, महिलाओं के लिए 12वीं पास लड़कियों
लड़कियों के लिए स्कूटी और इसी के साथ कई ऐसी योजनाएं जो कि निकाली गई है। अगर लड़की पैदा होती है तो 2 लाख का बॉन्ड होने के साथ ही वो बनवा दिया जाएगा। बता दें इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि कई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए खास हो, हर एक क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्टेशन बनाया जाएगा और बच्चों की पढ़ाई हो इसलिए कई कॉलेजों का निर्माण होगा। इसी के साथ जेपी नड्डा ने बोला है कि ये हमारी जो सोच है ये हर बार इसी तरीके की रहती है, हम सिर्फ बोलते नहीं है, वादे भी करते हैं और ना सिर्फ मैनिफेस्टो में जो वादे लिखे रहते हैं उससे इतर हटके भी हम वो काम करते हैं जो हमें करना चाहिए। और अभी जो राजस्थान में सरकार है वो सब कुछ खत्म कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं राजस्थान को आगे बढ़ाएं। राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप हमारी सरकार लाए और डबल इंजन की सरकार में राजस्थान जरूर तरक्की करेगा और प्रगति के राह पे चलेगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ सूर्य दीक्षित, इंडिया वॉइस। इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर नया अपडेट सामने आया है। क्या है वो अपडेट, बता रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। इजराइल का वॉर लंबे समय से चलता आ रहा है। उसी बीच आज क्या हुआ है कि नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम हैं, उन्होंने इस गाजा के हमास वाले अल शिफा अस्पताल पर हमला कर दिया है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमास आतंकियों का पता लगाने के लिए इजराइल ने वहाँ पे हमला कर दिया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया कि गाजा के जितने भी आतंकवादी हैं वो कहीं पर भी हों, वो छुप नहीं सकते। इजराइल की सेना उन्हें कहीं से भी ढूंढ के ला सकती है। इजराइल की सेना का हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला जारी है। हमास के इस युद्ध में लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन इजराइल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर छापा मारकर कब्जा कर लिया। एक तरफ इस हमले की चारों ओर निंदा हो रही है, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। गाजा में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां हम नहीं पहुंच सकते। उन्होंने गाजा के शहर के बाहरी इलाके में भी पहुंचने के लिए सारे कयाम शुरू कर दिए हैं। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया है। यहां से बिजली खत्म हो गई है। ऐसे में 36 बच्चों की जान संकट में आ गई है। इस कार्रवाई के बाद अब हमास के मीडिया कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चिकित्सा कर्मियों, घायलों, बीमारों, समय से पहले जन्मे बच्चों और जितने भी विस्थापित लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए इजरायली कब्जे को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। आतंकवादी समूह हमास ने दावा किया है कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर इजरायली सेना का नियंत्रण है। हमास पर अस्पताल के विशाल परिसर के नीचे सुरंगों से काम करने का भी आरोप लगाया गया है। इस अस्पताल के अंदर जब इजरायली सेना पहुंची तो आईडीएफ ने हमास आतंकियों की तलाश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि उसने यहां बड़े पैमाने पर हथियार और युद्ध इस्तेमाल करने वाले उपकरणों का बरामद किया है। सेना की ओर से बताया गया कि अस्पताल के अंदर ऑटोमेटिक हथियार, हथगोले, गोला बारूद और फ्लैग जैक बरामद किए गए थे। इस बरामदगी के बाद इजराइल सेना के लिए अल शिफा अस्पताल पर बुलडोजर एक्शन से अपना अभियान तेज कर दिया है। जिस तरह से इजराइल ने हमास के अल शिफा अस्पताल पर हमला किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि इजराइल अभी बदले के आग में जल रहा है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली में बिजली विभाग की लापरवाही देखी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में अक्सर शासन और प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर देखने को मिलती रहती है और इसी को लेकर के इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के किराड़ी इलाके में, जहां बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मेरे पीछे की जो तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें किस तरीके से जो बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आ रही है, जहाँ पर यह साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो बिजली विभाग के जो तार हैं वो नीचे झुकते हुए दिख रहे हैं। आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो बिजली के तार जो लोगों के घर के दरवाजे के बाहर जो जा रहे हैं, और इसकी जो तस्वीरें आप तस्वीरें देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नीचे जो बिजली विभाग के जो तार हो चुका है, वो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और साथ ही ये जो तार है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसी बड़े हादसे को भी दावत देने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जो बिजली विभाग के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे चीज़ को, लापरवाही को नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इसी का खामियाजा है कि बीते लंबे समय से ये जो तार है यहाँ पर लोगों के घरों के सामने से जा रहा है, लेकिन ये इस चीज़ को सुधारा नहीं जा सका है।
ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बिजली विभाग इस प्रकरण पर कब तक संज्ञान लेता है और कब तक इस स्थिति को सुधारता है, ताकि यहाँ जिस तरीके से जो हादसे को दावत देने का एक जो तार जो काम कर रही है, इससे लोग एक सही जीवन यापन कर सके। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बिजनौर में चोरों की दरिंदगी देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जाहिर अहमद। बिजनौर के नगीना देहात इलाके में मौजूद हैं, जहां पर मंगलवार की देर रात को अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर न सिर्फ डकैती की घटना को अंजाम दिया, बल्कि घर के अंदर मौजूद महिला के साथ बदतमीजी करते हुए उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसको बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट भी की। आप देख सकते हैं ये वही घर है जहां पर पड़ोसी के छत के रास्ते से होकर के अज्ञात बदमाश इस घर के अंदर दाखिल हुए और घर के अंदर अकेली महिला जो थी उसके साथ उसको दबोच करके उसके साथ मारपीट की और जमकर के मारपीट कर घर के अंदर डकैती डाली। बताया जा रहा है कि लगभग 25 तोला सोना, 1.5 लाख कैश और 2 किलो चांदी भी बदमाश जो है यहाँ डकैती डाल करके लूट करके ले गए। साथ ही बताया यह भी जा रहा है, जो महिला का कहना है, उसके पति का कहना है, जो थाने में उन्होंने तहरीर दी है कि पीड़िता के साथ अज्ञात बदमाशों ने न सिर्फ मारपीट की, उन्होंने उसको सिगरेट से दाग करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और केस दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि काफ़ी मशक्क़त के बाद उनकी FIR दर्ज की गई, क्योंकि घंटों उनको इंतजार कराने के बाद पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को टरकाने में और छोटा करने में लगातार जुटे हुए थे। फिलहाल SP नीरज कुमार जादौन ने मौके पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किया है और FIR दर्ज कर जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। बिजनौर से ज़हीर अहमद, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मथुरा में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। क्या है वजह, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। राया क्षेत्र में थाना राया के अंतर्गत आयरा खेड़ा गांव में एक कार द्वारा 3 लोगों को कुचल दिया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर जब पुलिस पार्टी गांव में पहुंचती है तो पुलिस पार्टी के ऊपर आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला कर दिया और ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस द्वारा इसमें देर से आई है पुलिस और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ग्रामीणों ने पुलिस को बंधक भी बना लिया था और बंधक बनाने के बाद में उनके ऊपर हमला किया, पथराव किया। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है और एक जिसमें पथराव में एक दरोगा भी घायल हुए हैं। हमने SP देहात तरुण विषय से जब बात करी तो उनका कहना था कि इसमें जो है जिन लोगों ने ग्रामीणों ने हमला किया है उन ग्रामीणों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और पुलिस पर हमला करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उधर ग्रामीण भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज भी क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद। आगरा में CISF जवानों की दरियादिली सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमीर कादरी। मोहब्बत की बेशकीमती इमारत ताजमहल पर सुरक्षा में लगे CISF जवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक पर्यटक की जिंदगी की बचाने की जद्दोजहद में किस तरह से CISF का जवान जुटा है। दरअसल ताजमहल पर एक पर्यटक ताजमहल घूमने आया हुआ था, इस दौरान उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और CISF का जवान उस पर्यटक की जिंदगी को बचाने में जुट जाता है। CISF के जवान द्वारा 1 घंटे तक उस पर्यटक को CPR दिया जाता है और अपने ही मुंह से पर्यटक को सांस भी दी जाती है। वहां खड़े पर्यटकों ने एक वीडियो बना लिया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद उस वीडियो ने ट्रेंडिंग हो गया और लोग जमकर CISF जवान की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल ताजमहल पर एक पर्यटक को हार्ट अटैक आने के बाद में CISF के जवान द्वारा उस पर्यटक को 1 घंटे तक CPR दिया गया और उसको अपने मुंह से सांस दी गई, जिसके बाद में उस पर्यटक की 1 घंटे बाद सांस लौट कर आई और उस पर्यटक को फिर हॉस्पिटल रेफर किया गया, जिसके बाद में पर्यटक के साथ आए लोगों ने CISF के कमांडेंट राहुल यादव को भी शुक्रिया बोला। ताजमहल पर इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर CISF के जवान की जमकर तारीफ की जा रही है। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। सिद्धार्थनगर में अवैध होर्डिंग लगाने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश कुमार। सिद्धार्थनगर जिले में
होर्डिंग की भरमार पड़ी हुई है। वहीं प्रशासन की मांगे तो नगर पालिका प्रशासन कह रही है कि 13 होर्डिंग बोर्ड के जो है लगाने की परमिशन है, लेकिन अगर देखी जाए तो चर्चित चौराहों पर जैसे हाइडिल तिराहा, रेलवे स्टेशन, साड़ी मार्ग और सिद्धार्थ तिराहे पर 450 से अधिक होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं। चुनाव नज़दीक आ रहा है, जिसको लेके दीपावली पर्व में और चुनाव को लेके इस तरह से अपने को चमकाने के लिए, अपने को दिखाने के लिए होर्डिंग बोर्ड और ये इतनी ज़्यादा मात्रा में लगा दिए हैं कि इससे घटनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब नगर पालिका प्रशासन कह रहा है 13 की इजाज़त है, लेकिन परमिशन 13 की है तो 450 किसके सह पे लगा, ये तो जांच का विषय है, इसको जांच होना चाहिए। 450 होर्डिंग बोर्ड बैनर पोस्टर जब जिले में इतनी भरमार पूर्वक लगी हुई हैं तो इस पर जाँच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस मामले की जानकारी SDM से ली गई तो उनका कहना है कि इसको जांच कराई जाएगी, जांच के बाद जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखने की बात यह है कि अब कार्रवाई कब होती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। हापुड़ से एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा वीडियो बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां हापुड़ में खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते लगातार खाने पीने की चीज़ों में कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली निकलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, ताज़ा मामला पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के कस्बा पिलखवे का है, जहां पूजा स्वीट्स नाम की दुकान से एक व्यक्ति ने समोसे खरीदे थे और जब समोसे वह घर पर खाने के लिए लेकर गया और जैसे ही समोसे खाए तो एक समोसे में उसकी बेटी जब खाने के लिए चली तो उसके अंदर मरी हुई छिपकली निकली, जिसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं बताया जा रहा है छिपकली वाला समोसा खाने से बच्ची की हालत भी बिगड़ी है, तो वहीं उस व्यक्ति की भी तबीयत खराब हुई है जो समोसे दुकान से खरीद कर लेकर गया था। इसके बाद ग्राहक दुकान पर पहुंचता है और दुकान मालिक से समोसे के अंदर छिपकली निकलने की शिकायत करता है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी धौलाना थाना क्षेत्र में धौलाना कस्बे में एक बिरयानी के अंदर मरी हुई छिपकली निकली थी और कुछ दिन पहले ही बंसल बीकानेर स्वीट पर घेवर के अंदर कॉकरोच और लड्डुओं के अंदर भी कॉकरोच निकलने की घटना घट चुकी है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी हैं कि अपने AC दफ्तरों में आराम से चैन की बंसी बजाते रहते हैं और किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई इस तरह के दुकानदारों पर नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि समोसे के अंदर छिपकली निकलने वाली इस पूजा स्वीट पर कब तक कोई ठोस कार्रवाई खाद्य विभाग के द्वारा की जाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। आगरा में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमीर कादरी। आगरा में एक दरिंदगी का मामला सामने आया है। दरअसल आगरा के थाना एतमाददौला क्षेत्र के सुशील नगर में एक देसी दरिंदे ने एक मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही उसको बहला फुसला कर ले जाता है और अपनी हवस का शिकार बनाता है और उसको तड़पता हुआ मौके से छोड़ फरार हो जाता है। बच्ची के परिजनों द्वारा थाना एतमाददौला पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसके बाद थाना एतमाददौला इंस्पेक्टर प्रभात कुमार दीक्षित अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जिसके बाद में आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के आदेश पर मुकदमा दर्ज होता है और आरोपी फरार युवक की तलाश के लिए 2 टीमों को डिप्लॉयड किया जाता है। जिसके बाद थाना एतमाददौला इंस्पेक्टर और थाना एतमाददौला पुलिस टीम फरार आरोपी की तलाश में जुट जाती है। आज सुबह फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आगरा के थाना एतमाददौला क्षेत्र के सुशील नगर का मामला। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रायबरेली में अनियंत्रित ट्रक ने एम्बुलेंस समेत कई वाहनों के परखच्चे उड़ा दिए। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि रायबरेली के पॉस इलाके सारस चौराहे पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक ई रिक्शा व एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मारी, जिसके टक्कर से ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और जिसमें 4 लोग के घायल होने की सूचना बताई जा रही है। बता दें कि रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारस चौराहे का पूरा मामला है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, उसके परखच्चे उड़ गए और गनीमत ये रही कि ई रिक्शा बीच में आ गया, नहीं तो मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस में भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में लगातार कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, लेकिन
सवाल ये खड़ा होता है कि रायबरेली के पॉश इलाके, जो सारस चौराहा है वो शहर का पॉश इलाका है और ये बड़ा चौराहा है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है, इसके बावजूद भी ये रफ्तार का कहर देखने को मिला। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। और जिस तरह से रायबरेली एम्स से लखनऊ के लिए ले जा रही एम्बुलेंस मरीज में ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि बीच में ई रिक्शा आ गया और बड़ी दुर्घटना होते होते बच गया। लेकिन आपको बता दें, इस पूरी दुर्घटना में 4 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है और घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया। आपको बता दें कि रायबरेली ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। अभी तक ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से पॉश इलाके में इस तरह से रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं होने के बाल बाल बचने के बाद क्या रायबरेली का जिला प्रशासन जागेगा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी या नहीं। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ी ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बच गई। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उन्नाव में सरकारी डाकघर में हुई चोरी, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिलेश कुमार। उन्नाव में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। जी हां, बात कर रहे हैं उन्नाव के थाना गंगा घाट स्थित डाकघर की, जहां पर चोरों ने वहां पर 16 लाख रुपए की नकदी चुरा ली है। जी हां, उन्नाव के थाना गंगा घाट के लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित डाक खाने पर चोरों ने घटना को अंजाम दिया और वहां पर रखी नकदी को लेकर फरार हो गए। हालांकि सूचना पर फौरन वहां पर पुलिस पहुंची और डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। मौके पर सीओ सिटी आशुतोष पहुंचे और थाना गंगा घाट का फोर्स मौके पर पहुंचा और अपनी तफ्तीश में जुटा है। वहीं अगर बात की जाए उन्नाव के थाना गंगा घाट की, तो बड़ा ही चर्चित थाना है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि थाना गंगा घाट से 500 मीटर की दूरी पर स्थित डाक खाने में इस तरह की चोरी की घटना कहीं न कहीं चोरों के हौसले बुलंद करते हुए दिखाई दे रहा है और पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले की गुत्थी को किस तरह से सुलझाती है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश। रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। दीपावली से 2 दिन पूर्व एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में घायल 4 बच्चों में से 2 बच्चों ने इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया और परिजनों के द्वारा उनके शव को घर लाया गया, जहां नाराज ग्रामीण और परिजनों के द्वारा बच्चों के शव को रोड पर रखकर जमकर हंगामा काटा गया। वहीं इस पूरे हंगामे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। बता दें कि अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक के खिलाफ स्थानीय लोगों के द्वारा बुलडोजर से जमींदोज करते हुए उसका मकान, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की जाने लगी। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के मलकेपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर दीपावली से 2 दिन पूर्व एक अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी और बच्चों को बरगला कर उनके द्वारा पैसे का प्रलोभन देकर उनसे अनार और जो इस तरह के विस्फोटक पदार्थ हुआ करते थे उसमें काम करवाया जा रहा था, जिसके दरमियान ही अवैध पटाखा फैक्ट्री में एक बड़ा विस्फोट हो गया और उसमें स्थानीय 4 बच्चे घायल हो गए, जिसमें से 2 बच्चों का इलाज के दरमियान लखनऊ में मौत हो गई। और वहीं पर ग्रामीणों का आक्रोश इस कदर फूटा कि शव को कब्जे में जैसे ही गांव लाया गया, तो गांव में लाने के बाद ही शव को रोड पर रखकर जाम कर दिया गया रोड को और जमकर हंगामा काटा गया। देखा जा सकता है तस्वीरों में कि किस तरह से ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है और वहीं पर कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस से भी लोगों की नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन किसी तरह से स्थानीय प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाकर उनकी मांग पूरा करने की बात कही है। लेकिन अभी तक बात करें कार्यवाही की, तो किसी प्रकार की कार्यवाही अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक के खिलाफ सुनिश्चित नहीं की गई है। इसको लेकर भी स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप रहा है। लेकिन आपको बता दें कि किसी तरह से वहां की जो स्थानीय तहसीलदार हैं, उन्होंने कड़ी मशक्कत करने के बाद उनको प्रलोभन दिया कि जमीन आवंटन दी जाएगी और कॉलोनी भी आवंटन की जाएगी। तो इस तरह से समझा बुझा कर किसी तरह से जाम खुलवाया गया। लेकिन बात करें कार्यवाही की, और जो नाक के नीचे इस तरह से अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही है, कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के
के खिलाफ उंगली खड़ी करने पर मजबूर कर रही। बता दें कि पूर्व में ही शासन का साफ तौर पर निर्देश था कि किसी प्रकार से दीपावली के दरमियान अवैध पटाखा फैक्ट्री न संचालित हो सके और न ही जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर ऐसे अवैध पटाखा या विस्फोटक पदार्थ का गोदाम बनाया जाए। लेकिन इस तरह से साफ तौर से रायबरेली जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद कही जा सकती है कि वो अब इस तरह से जो फैक्ट्री संचालित हो रही थी जिसके दरमियान हुए विस्फोट में 4 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं 2 बच्चों की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में जमकर ये आक्रोश फूटा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।